हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं गेट के एग्जाम में। बैक टू बैक सीरीज आ रही है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। और ये लेक्चर नंबर 44 है। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस लेक्चर के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ओपन चैनल फ्लो से। तो ओपन चैनल फ्लो से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर ओपन चैनल। तो रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है हमारा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है, विड्थ हमें दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है हमें 6 मीटर, इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ क्यू की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कंसीडर द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी वैल्यू हमको बोला है 9.81 कंसीडर करो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज्यूम वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, वाटर जो है हमारा कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल एंड इनविसिड है। द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग flowing water is minimum for the given discharge will be। तो मिनिमम हमें स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रिटिकल डेप्थ फाइंड करना है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं जिस पर हमारा मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो डेप्थ कौन सी होती है, वो हमारी क्रिटिकल डेप्थ होती है। तो अगर मुझे क्रिटिकल डेप्थ फाइंड करनी है, बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है YC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3। बस इसको यूज करना है। स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय मेरा जो विड्थ है उससे डिवाइड कर दूंगी मैं 6। यहाँ से मेरा बेसिकली अगर मुझे स्मॉल क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी तो 20 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो बेसिकली मेरी स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 3.3333। तो हम 3.34 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे YC की वैल्यू के लिए 3.3 का जो है होल स्क्वायर लेंगे, डिवाइड करेंगे 9.81 से, और उसकी जो हमारी पावर है उसकी पावर लगाएंगे हम 1/3 हम इसको लगाएंगे और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। YC की वैल्यू फाइंड करेंगे, YC की वैल्यू निकल के आएगी 1.042 मीटर, 1.042 मीटर। इससे पता चलता है कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक एनर्जी हमारी कब मिनिमम होती है, जिस डेप्थ पे मिनिमम होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। और ये हमें कब देखने को मिलता है, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में देखने को मिलता है। वहां से हमने ये फॉर्मूला किया है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉइल मैकेनिक्स से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शेल बाय सैंपलर। तो हमें इंटरनल DI की वैल्यू दे रखी है 48 mm और हमारा D आउटर की वैल्यू दे रखी है 52 mm। और बोल रहा है कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द सैंपलर, एरिया रेशियो ऑफ द सैंपलर हमको बता दो परसेंटेज में, ठीक है। तो अगर एरिया की बात करें, एरिया क्या हो जाएगा π/4d²। अब अगर आप खुद सोचो यहाँ पर रेशियो चाहिए तो हमारा बेसिकली क्या होगा, π/4 से तो हमारा मान लो d2 का स्क्वायर माइनस π/4 d1 का स्क्वायर अपॉन में फिर हमारा रेशियो है तो π/4 d1 का स्क्वायर। तो π/4 तो पूरा कैंसिल ही हो जा रहा है। तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा मेरा π/4 कैंसिल हो गया, ये पूरा हम कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ले लेते हैं 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर अपॉन में 48 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी। 52 का स्क्वायर क्या होता है, तो 52 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वैल्यू हमारी आएगी 2704। और 48 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 2304 अपॉन में हमारा आ जाएगा 2304 मल्टीप्लाई में 100 क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। जब इसको माइनस करेंगे तो 4 से 4 0, 0 से 0 ये आ जाएगा मेरा 4। यहाँ पे ऊपर तो मेरा आ गया 400, नीचे आ जाएगा 304 मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर मैं 400 जो है मेरा, अगर इसको मैं 400 को डिवाइड करती हूँ 2304 से तो मेरा आएगा 0.17 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी 17.36% आएगा। तो 0.17 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल के आती है वो 17.36% मुझे वैल्यू जो निकलने एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द सैंपलर का जो हमारा वैल्यू निकल के आई है वो 17.36% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ से हमने और प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो आप ये देखो, इससे ये क्वेश्चन आता है। ये इजी फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक बार हमें क्लियरेंस जो डायमीटर वाला होता है जिसमें D3 माइनस D1 वाला होता है, एक D2 माइनस D4 वाला होता है और एक एरिया रेशियो। इससे पक्का एक क्वेश्चन आता है और ये इजी क्वेश्चन है जो कि हमारे स्कोरिंग पार्ट के लिए है। लेकिन लास्ट का चैप्टर्स होते हैं बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, तो आप यहाँ से ये टॉपिक देख सकते हो और इसके प्रीवियस क्वेश्चन और पुराने लेक्चर्स में है। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वेइंग से। तो
क्वेश्चन कह रहा है हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम बाय द 4 डिफरेंट सर्वेयर्स मल्टीपल ट्यून्स एंड द वैल्यूज रिपोर्टेड आर गिवन बिलो। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सर्वेयर 1 2 3 4 सर्वेयर दिया है, डिफरेंट एंगल्स दिए हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात करा जा रहा है एंगल थीटा में। तो बस हमको क्या पता है, हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या है, जो हमारा एंगल है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 1, ऐसे लिखते हैं थोड़ा जैसे, तो थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय n1 प्लस थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय n2, थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय n2, फिर हमारा थीटा 3 मल्टीप्लाई बाय n3, और यहाँ आ जाएगा हमारा थीटा 4 मल्टीप्लाई बाय n4। और यहाँ हम नीचे पूरा जो समेशन है वो हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा n आ जाएगा यहाँ पर। तो हमें थीटा 1 की वैल्यू पता है, तो 36 डिग्री एंड 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसे ही हम 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, 35 डिग्री एंड 30 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड कर देंगे हम। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 हमारा 19, 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल के आ जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो हमारी जब सॉल्व करेंगे तो कितनी निकल के आएगी 36 डिग्री। तो आपको एक बार ये सॉल्व करके बताना है कि क्या सॉल्व करने के बाद 36 डिग्री वैल्यू निकल के आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे हैं। तो क्ले लेयर ऑफ थिकनेस एच, तो हमें क्ले लेयर है एक जिसके एच प्री कंसोलिडेशन प्रेशर लग रहा है पी, एंड इनिशियल वर्ड रेशियो हमें दे रखा है ई नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि इनिशियल इफेक्टिव बर्डन स्ट्रेस एट द मिड हाइट ऑफ द लेयर इज पी नॉट। इनिशियल जो हमारा पहले से ही स्टार्टिंग से जो बर्डन लग रहा है उस पर स्ट्रेस लग रहा है मिड लेयर पे, वो है पी नॉट। At the same location, the increment in effective stress due to applied external load is del P। अब एक्सटर्नल लोड की वजह से हमने और इंक्रीमेंट कर दिया है, इफेक्टिव और इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। द कंप्रेशन एंड स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ द क्ले आर पीसी एंड सीएस। अगर बोल रहे हैं कि पीसी की वैल्यू पी नॉट से ज्यादा है और पी नॉट प्लस पी की वैल्यू पीसी से ज्यादा है, मतलब क्या है कि जो हमारा पहले पी नॉट जो हमारा पहले से इनिशियल लग रहा था वो सबसे कम है, उसके बाद जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर लगा वो उससे ज्यादा है, और फिर हमने एक्सटर्नल लोड लगा दिया, उनका सम हमारा जो है वो उससे भी सबसे ज्यादा हो गया। ये तो करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है कंसोलिडेशन सेटलमेंट का। हमें पता है कि सबसे पहले तो H/1 प्लस ई नॉट आता है। फिर अब हमारे को क्या देखने को मिलेगी, सबसे पहले हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक स्वेलिंग का आएगा और एक हमारा आएगा जो हमारा कंप्रेशन होता है। तो सबसे पहले स्वेलिंग ले लेते हैं। तो स्वेलिंग किस किस की वजह से देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी जो इनिशियल है वो हमारा नीचे आ जाएगा, इनिशियल पहले था और हमारा अब प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो लग रहा है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब हमारा जो ये होता है जो हमारा कंप्रेशन का कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है, अब उसको लिखेंगे। फिर हमारा लॉग आता है, ये हमें पता ही है। नीचे हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा हमारा जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर लग रहा है, नीचे हमारा प्री कंसोलिडेशन प्रेशर आएगा, और ऊपर क्या आएगा हमारा ये जो पी नॉट प्लस पी की वैल्यू है, पी नॉट प्लस पी की। इसका मतलब पहले इन दोनों का रेशियो लेंगे क्योंकि पीसी ग्रेटर है पी नॉट से, पहले इन दोनों का रेशियो लिया। फिर हमने क्या किया, पीसी और किसका रेशियो लिया, अब जो हमने इफेक्टिव स्ट्रेस और हमने लगाया है, इंक्लूड किया है। जो इनिशियल है उसमें जो हमने एक्स्ट्रा इफेक्टिव स्ट्रेस जो लगाया है उसको इंक्लूड किया, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब हमें ये मैच करना है कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे सी एस आ रहा है, तो पहले सी एस आ रहा है इसके संग, तो ये काट देंगे और इसे भी काट देंगे। अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा मैच कर रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है H/1 प्लस ई नॉट सी एस लॉग पी सी अपॉन पी नॉट प्लस सी सी लॉग पी नॉट प्लस डेल पी अपॉन पी सी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रैफिक स्पीड एंड डेंसिटी इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ नेगेटिव स्लोप। हमें पता है ये वाला स्लोप बनता है हमारा, ठीक है। इफ बी एफ इज द फ्री फ्लो स्पीड, तो हमारा वी एफ जो है वो फ्री फ्लो स्पीड है, एंड द स्पीड एट विच मैक्सिमम फ्लो अकर्स इज। तो हमें पता है कि मैक्सिमम फ्लो हमारा कब अकर होता है, जब मैक्सिमम फ्लो की कंडीशन होती है बी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय जो जैम डेंसिटी अपॉन 2। तो किस स्पीड पर हमारी वो अकर हो रही है, ये होती है बी एफ अपॉन 2 पर। इसलिए ये ऐसे याद रखना है क्योंकि फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू 1/4 बी एफ इंटू
केजे, तो हो सकता है कि कोई BF/4 भी टिक कर दे। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो 4 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है वो BF/2 से और KJ/2 से आ रहा है। तो BF/2 जो है वो मैक्सिमम फ्लो स्पीड, मतलब मैक्सिमम फ्लो पे जो हमारी मैक्सिमम स्पीड हमें देखने को मिलती है वो BF/2 है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और पुराने लेक्चर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये लेक्चर नंबर 44 है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा। इस लेक्चर को किसी एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट शेयर करिएगा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।